आज वो $4.1 बिलियन में बिकी, यानी कि 98% से भी ज़्यादा वैल्यू याहू ने अपनी कुछ सालों के अंदर इरोड कर ली थी। यानी कि ट्रू सेंस में याहू बन चुका था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। फेसबुक, गूगल, ईबे, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सारी कंपनीज अकेले याहू ओन कर सकता था एट वन पॉइंट इन टाइम। लेकिन यानी कि इंटरनेट पे मौजूद हर वो प्रोडक्ट कैटेगरी जो आप सोच सकते हो, याहू उसमें ही कंपनी बना रहा था। याहू इजीली दुनिया की सबसे वैल्यूबल और सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी बन सकती थी। एक टाइम था पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेबसाइट विजिट्स याहू पर होते थे, और तो और इंटरनेट के एक्सेस का रास्ता याहू से होकर गुजरता था। अपने पीक परफॉर्मेंस पे याहू की वैल्यूएशन $128 बिलियन थी, और आज याहू की वैल्यू 99.9% से भी ज्यादा क्रैश कर चुकी है। सरप्राइजिंगली लेट 90s में याहू के पास गूगल को सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ में खरीदने का ऑफर था, लेकिन याहू सेड नो, गूगल इज नॉट वर्थ इट। आज गूगल की वैल्यूएशन $2.3 ट्रिलियन है, और याहू का तो आप सबको पता ही है। हम सबको ये लगता है कि याहू की बुरी हालत एक्सटर्नल कंपनीज के कंपटीशन और मार्केट की वजह से हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट का किंग और इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी का ड्रामेटिक राइज और ड्रामेटिक फॉल। लेकिन आगे बढ़ने के पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग और अनहर्ड स्टोरीज आपके फीड में ऑटोमेटिकली पहुंचा सकूं। लेट्स गो। एक सेकंड के लिए इंटरनेट इमेजिन करो, वो भी गूगल और क्रोम ब्राउजर के बिना। आपको कुछ सर्च करना है, लेकिन कैसे? ये थी इंटरनेट की दुनिया अर्ली 90s में। ना कोई सर्च इंजन, ना कोई वेब ब्राउजर। अगर आपको किसी वेबसाइट का पूरा डोमेन लिंक नहीं पता, तो उस वेबसाइट तक जा पाना इम्पॉसिबल था। आज के जमाने में अगर आप गूगल पे कुछ रिलेटेड टर्म्स भी डालो, तो गूगल आपको कुछ ना कुछ करके उस वेबसाइट तक पहुंचा देता है। लेकिन 90s के एरा में इंटरनेट बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और केओटिक था। इनफैक्ट इंटरनेट को यूज करना भी एक स्किल सेट माना जाता था अर्ली 90s में। दो दोस्त, डेविड और जेरी, उन्होंने अपनी सारी फेवरेट वेबसाइट्स की एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को एक डायरेक्टरी में डालकर इंटरनेट पे अपलोड कर दी। और इन सारी वेबसाइट्स को उन्होंने अलग अलग कैटेगराइज भी कर रखा था, जैसे रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट अलग, होम डेकोर की वेबसाइट्स अलग, शॉपिंग के लिए अलग, और तो और मूवीज के लिए अलग। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज बनाकर उन्होंने इस डायरेक्टरी को ऑनलाइन अपलोड कर दी, और इसी डायरेक्टरी को डेविड और जेरी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने लग गए। अभी तक उन्होंने बिजनेस का सोचा भी नहीं था, उनके लिए ये सिर्फ एक हॉबी प्रोजेक्ट था। देखते ही देखते उनके फ्रेंड्स ने आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ये डायरेक्टरी की लिंक शेयर करना स्टार्ट कर दी। देखो 90s में ना कोई सर्च इंजन था, ना कोई वेब ब्राउजर था। अगर आपको वेबसाइट की पूरी लिंक नहीं पता, तो आप उस वेबसाइट पे जाके कुछ खरीद नहीं सकते हो। तो लोगों के लिए ये डेविड और जेरी की वेबसाइट की डायरेक्टरी बहुत हैंडी और काम आने लग गई। लोग अब इस डायरेक्टरी को सेव करने लगे। ये थी इंटरनेट की पहली वायरल वेबसाइट, जिसको डेविड और जेरी ने खुद डेविड एंड जेरी गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब कहा था। जिंदगी भी कैसा मजाक करती है। डेविड एंड जेरी का जीरो इंटरेस्ट था कोई इंटरनेट बिजनेस बनाने का। उनके लिए तो ये सिर्फ एक हॉबी प्रोजेक्ट थी। लेकिन 1994 में ऐसा कुछ हुआ जिसने मजबूर कर दिया डेविड एंड जेरी को अपने इस डायरेक्टरी और हॉबी प्रोजेक्ट को छोड़कर इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। 1994 में नेटस्केप नामक कंपनी ने दुनिया का पहला वेब ब्राउजर लॉन्च किया था, जिसका नाम था नेविगेटर। आज के जमाने में इंटरनेट यूज करना कितना ईजी है। क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी खोला, फटाक से कोई वेबसाइट डाली, उल्टा सीधा नाम भी डाला तो वेबसाइट तक गूगल तो पहुंचा ही देता है। लेकिन 90s के दशक में इंटरनेट यूज करना बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट इंटरनेट यूज कर पाना एक अलग से स्किल सेट माना जाता था। जब नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर पब्लिक के लिए लॉन्च हुआ, तो नेविगेटर ने अपने होम पेज पे ही डेविड एंड जेरी की ये डायरेक्टरी की लिंक डाल रखी थी। नेविगेटर के लॉन्च होने के बाद ही इन दो दोस्तों के पास काफी मुसीबतें आ गई। उन्हें अपनी डायरेक्टरी को बार बार मैनुअल अपडेट करना पड़ता, क्योंकि लोग हजारों में सबमिशंस डाल रहे थे, और तो और मिलियन वेबसाइट विजिट्स के कारण उन्हें अपने सर्वर्स भी अपग्रेड करने लग गए। 1994 में नेटस्केप नेविगेटर के लॉन्च के बाद डेविड एंड जेरी अब मजबूर हो गए अपने हॉबी प्रोजेक्ट को छोड़ के एक सीरियस बिजनेस बिल्ड करने के लिए। फंड रेस करना स्टार्ट कर दिया, नए नए टीम मेंबर्स ऐड करने स्टार्ट कर दिए, और तो और अब वो चल पड़े अपने इस बिजनेस का एक सीरियस नाम ढूंढने के लिए। नेक्स्ट स्टेज था बिजनेस का नाम। बहुत ढूंढने के बाद इन दोनों दोस्तों को एक नाम पसंद आया, जो था याहू। याहू का लिटरल मीनिंग होता है स्टूपिड पर्सन। इन दोनों दोस्तों को ये नाम काफी पसंद आया, क्योंकि काफी फनी और कूल नेम था। और अब नेक्स्ट स्टेज बिजनेस का था पैसे कमाना। ये दोनों दोस्त अब अपना दिमाग लगाने लग गए कि अब इस कंपनी से पैसे कैसे बनाए जाए। याहू से पैसे कमाना बहुत सिंपल था, बिकॉज याहू पूरी दुनिया की सबसे विजिटेड और मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बन चुकी थी। तो जब आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर हो और इतने सारे विजिट्स आए, तो पैसे बनाने का सबसे सिंपल सोल्यूशन है
एडवर्टीजमेंट। अपने वेबसाइट पे बैनर्स और एड्स दिखाओ और एडवर्टाइजर्स और कंपनीज से पैसे कमाओ। ये सिंपल सोल्यूशन याहू ने भी अडॉप्ट किया और अपने डायरेक्टरीज और होम पेज पे डिफरेंट कंपनीज और ब्रांड्स के एड्स दिखाने स्टार्ट कर दिए। रातों रात याहू का रेवेन्यू मल्टीप्लाई होने लगा क्योंकि दुनिया भर की कंपनीज और ब्रांड्स याहू की डायरेक्टरी पे अपने एड्स दिखाना चाहती थी। याहू ने अपना बिजनेस मॉडल क्रैक कर लिया था। यहाँ पर याहू ने एक बात रियलाइज करी, चूंकि याहू की डायरेक्टरी में सारे वेबसाइट्स कैटेगोरिकली मेंशन्ड थे, याहू ये बखूबी देख पा रहा था कि किस कैटेगरी की कौन सी वेबसाइट ज्यादा पॉपुलर है, कौन सी सर्विसेज ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। चूंकि याहू के पास ये गोल्ड माइन डेटा था और उन्हें ये पता था कि लोगों को क्या पसंद है और लोग क्या खरीद रहे हैं, याहू ने सोचा क्यों ना हम ही ये सारे इंटरनेट सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाकर बेचे और किसी को मौका देना भी क्यों। यानी कि डायरेक्टरी भी मेरी, वेबसाइट भी मेरा, सारे प्रोडक्ट्स भी मेरे, सर्विसेज भी मेरी। यहाँ पर याहू की बहुत बड़ी सोच निकल कर आई, जहाँ पर याहू पूरे इंटरनेट को ही मोनोपोलाइज करना चाहता था। यानी कि आप कहीं भी जाओ, याहू के इकोसिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि याहू का विजन और मिशन बहुत बड़ा था और बहुत एम्बिशियस भी था, लेकिन मेरे हिसाब से ये याहू की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी। याहू ने देखा कि उनकी डायरेक्टरी में लोग बहुत ज्यादा चैटिंग वेबसाइट्स में जा रहे, तो याहू ने अपना याहू चैट लॉन्च कर दिया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे यूजर्स बहुत सारी मेलिंग सर्विसेज यूज कर रहे, तो वहां से याहू मेल स्टार्ट हो गया। ऐसे करके शॉपिंग, स्पोर्ट्स, ऑक्शन, बहुत सारे वेबसाइट्स लॉन्च कर दिए याहू ने, वो भी एक के बाद एक। हर प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट की वेबसाइट को चलाने के लिए अलग अलग टीम बनाए गए और उस टीम में बहुत छोटे छोटे स्तर पे रिसोर्सेज डिप्लॉय किए गए। याहू इतना पगला गया था कि 2000 में याहू के पास 400 से भी ज्यादा वेबसाइट्स और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल थी। यानी कि इंटरनेट पे मौजूद हर वो प्रोडक्ट कैटेगरी जो आप सोच सकते हो, याहू उसमें ही कंपनी बना रहा था। कैन यू इमेजिन, 400 कंपनियां एक कंपनी के अंदर ऑलरेडी चला रहा था याहू। 6 साल के अंदर ये इंटरनेट डायरेक्टरी से स्टार्ट हुई ये कंपनी 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप थी। $128 बिलियन ऑफ वैल्यूएशन। जब याहू बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, तब स्टैनफोर्ड के 2 बच्चे याहू के पास आए अपने स्टार्टअप को लेके कि आप मेरे स्टार्टअप को अक्वायर कर लो, हमारी आस्किंग प्राइस है $1 मिलियन। उन दिनों के हिसाब से कॉस्ट लगभग 6 करोड़ रुपए थी। याहू के लिए ये पैसे जेब खर्ची से भी कम था, लेकिन याहू ने मना कर दिया। अनफॉर्चुनेटली याहू ने जिस कंपनी को 6 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए मना किया था, उस कंपनी का नाम था गूगल। विनाश काले विपरीत बुद्धि। गूगल को ना खरीदने का डिसीजन फ्यूचर में एक दिन याहू को तबाह करने वाला था और ये बात याहू को नहीं पता थी। अर्ली 2000 में .com क्रैश आया और इसी के साथ याहू भी बहुत तेजी से क्रैश करने लग गया। दुनिया भर की ऑनलाइन कंपनीज रातों रात बैंकरप्ट होने लग गई और याहू का एडवर्टीजमेंट बिजनेस बहुत तेजी से क्रैश होने लग गया। लोग ऑनलाइन एड्स पे पैसे खर्च नहीं कर रहे थे। हर रोज 1000 से भी ज्यादा नई वेबसाइट्स निकल कर आ रही थी और तो और अभी भी याहू अपनी डायरेक्टरी को मैनुअली अपलोड करता था। तो याहू ऑलरेडी आउटडेटेड प्रोडक्ट हो चुका था, क्योंकि हर रोज 1000 वेबसाइट्स को अपडेट कर पाना मैनुअली इम्पॉसिबल होता जा रहा था। अब याहू बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था इस इंटरनेट एरा के लिए। इंटरनेट को तलाश थी अब एक नए प्रोडक्ट की जो एक लाइटनिंग फास्ट तरीके से लोगों को इंटरनेट का एक्सेस दे सके, और उस प्रोडक्ट का नाम था गूगल। यस, वही गूगल जिसको कुछ साल पहले याहू ने हंस करके रिजेक्ट कर दिया और बोला गूगल इज नॉट वर्थ देयर मनी। आज गूगल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और बहुत स्पीड में याहू का बिजनेस भी खा रहा था। गूगल का सर्च एल्गोरिदम याहू की स्लो और आउटडेटेड डायरेक्टरी से मिलियन टाइम्स बेटर था। गूगल एड्स कंपनीज के लिए ज्यादा इफेक्टिव और बेटर ROI लेके आ रहे थे, और तो और ओवरऑल गूगल एक बहुत ही सॉलिड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। तो याहू इस समय चारों खाने चित हो चुका था। इस पर गूगल ने फायरफॉक्स ब्राउजर के साथ एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग डील कर ली, जहां पर गूगल सर्च इंजन फायरफॉक्स का डिफॉल्ट सर्च इंजन बन जाएगा। ये था लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ याहू, जहां पर याहू ने रियलाइज किया कि गूगल एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुका है, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। याहू ने यह ऑब्जर्व किया कि याहू के बहुत सारे यूजर्स अब गूगल यूज करना स्टार्ट कर दिए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना फायरफॉक्स जैसी लाइसेंसिंग डील अब याहू के साथ भी की जाए। तो याहू पहुंच गया
गूगल के ऑफिस और बोला कि गूगल सर्च इंजन अब याहू वेबसाइट का भी डिफॉल्ट सर्च इंजन बन जाएगा। ये थी उनकी दूसरी सबसे बड़ी मूर्खता, क्योंकि अब याहू के सारे यूजर्स गूगल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे और तो और गूगल को फ्री पब्लिसिटी और मार्केटिंग भी मिल रही थी। बिफोर याहू कुड रियलाइज देयर स्टुपिडिटी, गूगल ऑलरेडी याहू के मिलियंस ऑफ यूजर्स को उड़ा ले गया था याहू से डायरेक्टली अपने गूगल वेबसाइट की ओर। तो याहू ने क्या किया? याहू ने फटाफट इस लाइसेंसिंग डील को कैंसिल किया और कुछ महीने विचार और विमर्श करने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि चलो अब गूगल को खरीद लिया जाए। तो वो फिर से पहुंच गए गूगल के ऑफिस। इस बार गूगल ने बोला हमारी कीमत है $1 बिलियन। कुछ दिन का टाइम लेकर याहू जब इस ऑफर के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से ही गूगल ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। अब गूगल ने बोला कि हमें $3 बिलियन चाहिए और कुछ घंटों के अंदर उन्होंने अपने प्राइसेस $3 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन कर दिए। याहू ने बोला यू आर नॉट वर्थ $5 बिलियन और ये डील नहीं हो पाई। यहां पर थी याहू की तीसरी सबसे बड़ी मूर्खता और मिस्टेक मेरे हिसाब से। जब याहू गूगल को अक्वायर नहीं कर पाया तो याहू ने ये मान लिया कि वो इंटरनेट सर्च की वॉर को हार चुका है। इस वॉर को गूगल ने जीत लिया है और अब याहू निकल पड़ा था इंटरनेट सर्विसेज और इंटरनेट प्रोडक्ट्स की अलग कैटेगरी में अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए। और 2006 में याहू के पास एक बहुत बड़ा मौका हाथ में आया और इस बार उस मौके का नाम था फेसबुक, सोशल मीडिया जायंट। 2006 में याहू के पास फेसबुक को खरीदने का मौका था। मार्क जकरबर्ग फेसबुक को नहीं बेचना चाहते थे, लेकिन फेसबुक के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स ने मार्क जकरबर्ग को पुश किया और बोला कि अगर याहू $1 बिलियन का ऑफर देता है तो मार्क जकरबर्ग को अपने स्टेक सेल करने पड़ेंगे और फेसबुक को खरीद लेगा याहू। याहू यहाँ पर थोड़े पैसे बचाने के लिए और अपनी चतुराई दिखाने के लिए फेसबुक को $1 बिलियन का ऑफर नहीं देता है, वो देता है ऑफर $850 मिलियन का। और यहाँ पर मार्क जकरबर्ग को एग्जिट मिल गया। उन्होंने जैसे ही ऑफर $1 बिलियन से नीचे का सुना, वो तुरंत रूम से एग्जिट कर गए और ये डील कोलैप्स हो गई। अकलमंदी देख रहे हो याहू की, थोड़े से मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाने के चक्कर में उन्होंने फेसबुक डील को भी हाथ से गवा दी। ये थी याहू की हिस्ट्री की चौथी सबसे बड़ी बेवकूफी। हालांकि याहू ने बहुत महंगे महंगे एक्विजिशंस भी करे और बहुत महंगे महंगे वैल्यूज को देकर कंपनीज भी खरीदी हैं, बट जब गूगल और फेसबुक को खरीदने की बात आई, न जाने याहू क्या सोच रहा था। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे देते तो आज गूगल और फेसबुक दोनों याहू की होती। ब्रॉडकास्ट.com, फ्लिकर.com जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर खरीदा, जो अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो गई। लेकिन गूगल और फेसबुक को थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने में न जाने याहू के फाउंडर्स और याहू के सीईओज क्या सोच रहे थे। गूगल हाथ से गया, फेसबुक हाथ से गया, लेकिन याहू के पास और भी बहुत सारी बड़ी इंटरनेट कंपनीज खरीदने के मौके बहुत बार आए, क्योंकि याहू अभी भी दुनिया की सबसे विजिटेड और मोस्ट फेमस वेबसाइट थी। अगला मौका आया याहू के पास ईबे खरीदने का, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्शन और शॉपिंग वेबसाइट थी। याहू से वो भी नहीं हो सका। नेक्स्ट ऑप्शन आया याहू के पास नेटफ्लिक्स को खरीदने का। थोड़े पैसे ज़्यादा देती तो नेटफ्लिक्स को भी खरीद लेती, लेकिन याहू को तो नेटफ्लिक्स के बिजनेस पे ही बिलीफ नहीं था। ये मौका भी हाथ से गवा दिया। फेसबुक, गूगल, ईबे, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सारी कंपनीज अकेले याहू ओन कर सकता था एट वन पॉइंट इन टाइम। लेकिन न जाने याहू के फाउंडर्स और मैनेजमेंट बोर्ड क्या सोच रहे थे, उनकी डिसीजनिंग कैसे हुई कि ये सारी इनोवेटिव कंपनीज को छोड़ के वो मीडियोकर कंपनीज अक्वायर करी, जो बाद में कुछ सालों बाद अपने आप बैंकरप्ट हो गई। ये डिसीजन आज तक किसी को नहीं समझ में आया, क्यों लिया गया, किस वजह से लिया गया, इन सारी बड़ी कंपनीज का एक्विजिशन क्यों फेल हुआ। इमेजिन करो अगर याहू ने गूगल और फेसबुक को खरीद लिया होता, आज आप ये कार्मिक लड़का की वीडियो यूट्यूब पे नहीं याहू वीडियो पे देख रहे होते। खैर, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि याहू ने अगर फेसबुक और गूगल को खरीद लिया होता तो वो इतनी बड़ी कंपनी बन ही जाती। लेकिन वन कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग कि अगर याहू ने खरीद लिया होता तो आज इंटरनेट की दुनिया कैसी दिख रही होती। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि याहू के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन उनके गलत एक्विजिशन या फिर फेल्ड एक्विजिशन नहीं थे। याहू के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन उनका इंटरनल इश्यूज था। याहू के पास 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज थी और इन सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल टास्क था। इमेजिन करो एक स्टार्टअप है, उसके अंदर 400 अलग तरीके के स्टार्टअप्स हैं जिनके लिए याहू ने छोटे छोटे रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रखे थे। हर स्टार्टअप का अपना एक छोटा टीम था और हर टीम अलग ही डायरेक्शन में भाग रही है। तो याहू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इंटरनली कोई भी अलाइन नहीं था कि याहू करना क्या चाहता है। हर टीम लगी हुई थी अपने ही प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में, अपने ही बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने में। इनफैक्ट टीम्स के अंदर आपस में इतने मनमुटाव हो गए थे कि एक सर्वे में भी पाया गया कि याहू की टीम्स इंटरनली सबसे ज्यादा क्लैश करती है। एक फेमस किस्सा बताता हूँ।
याहू की एक कंपनी आउटिंग हुई जहां पर सारे एम्प्लॉयज को एक टास्क दिया गया। उनको बोला गया कि आपके सामने एक एक करके एक कंपनी का नाम लिया जाएगा और उस कंपनी से रिलेटेड पहला शब्द जो आपके दिमाग में आता है वो आपको बताना है। गूगल सुनकर लोगों ने सबसे पहले बोला सर्च, ईबे सुनकर सबसे पहले लोगों ने बोला ऑक्शन, नेटफ्लिक्स सुनकर सबसे पहले लोगों ने बोला मूवीज, फेसबुक सुन के सबसे पहले लोगों ने बोला सोशल मीडिया और पेपैल सुन के सबसे पहले लोगों ने बोला पेमेंट्स। लेकिन जब याहू के एम्प्लॉइज से याहू के बारे में पूछा तो अलग अलग एम्प्लॉइज ने अलग अलग बारे में बताया। यानी कि याहू के एम्प्लॉइज को खुद नहीं पता था कि कंपनी किस चीज के लिए स्टैंड करती है। अगर एक कंपनी के अंदर 400 कंपनी चल रही होंगी तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, ये कंपनी किस लिए स्टैंड करती है। और याहू सुनते ही पहला वर्ड दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या चैट होनी चाहिए, क्या न्यूज होनी चाहिए, याहू मेल होना चाहिए या फिर क्या, किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। इस आउटिंग के बाद ये बहुत क्लियर हो गया था कि याहू बहुत बड़े इंटरनल इश्यूज से गुजर रहा है। वो कहते हैं ना, जब आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बना रहे होते हो तो एज ए कंपनी आप किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बना रहे होते हो। याहू खुद एक कंपनी थी जिसके अंदर 400 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाली कंपनीज रन कर रही थी और खुद को याहू एक कंग्लोमरेट कंपनी समझने लग गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 साल के अंदर। जहां पर याहू का कोई भी एक बिजनेस बहुत अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हुआ था, बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हुआ था, वहां पर याहू हर रोज नए बिजनेसेस खोल रहा था और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय कर रहा था। यानी कि ट्रू सेंस में याहू बन चुका था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। इन सारे एपिसोड्स के बाद याहू का डाउनफॉल बहुत तेजी से होने लग गया और कंपनी के बुरे दिन स्टार्ट हो गए। कंपनी अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट्स को बहुत बार चेंज करने लगी। इनफैक्ट एक साल के अंदर याहू ने 24 बार से भी ज्यादा अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट चेंज किया। किसी को भी नहीं पता था कि याहू करना क्या चाहती है। एज अ कंपनी याहू किस चीज के लिए स्टैंड ले सकती है। इनफैक्ट 3 साल के अंदर ही याहू ने 6 से भी ज्यादा सीईओस चेंज करके पूरे वर्ल्ड में ये सिग्नल दे दिया कि याहू इंटरनली बहुत बड़े केओटिक मोमेंट से गुजर रहा है। इन सारे फियास्को के बाद भी 2008 में याहू के पास एक आखिरी मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के साइड से। माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को $44 बिलियन का बाई आउट ऑफर दिया। यानी कि वो याहू को खरीदना चाहते थे डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि याहू कितने बड़े इश्यूज और ट्रबल से गुजर रहा है। लेकिन याहू बीइंग याहू ने $44 बिलियन का ऑफर भी मना कर दिया और बोला कि वी डिजर्व मच मोर देन दिस। पूरी दुनिया शॉक में चली गई कि याहू ने $44 बिलियन का ऑफर रिजेक्ट कैसे कर दिया। क्या सोच रहे हैं याहू के फाउंडर्स और याहू का बोर्ड। और 2008 में आ गया पूरी दुनिया में रिसेशन और स्टार्ट हो गया लीमन ब्रदर का क्राइसिस। और कुछ महीनों के अंदर याहू की शेयर प्राइसेस 70% से भी गिर गए और अब $44 बिलियन की याहू की वैल्यू अब आकर गिर चुकी थी $14 बिलियन। यानी कि कुछ महीनों के अंदर याहू क्रैश्ड बाय मोर देन 60 to 70% ऑफ देयर वैल्यू। लुढ़कते फुड़कते 2017 में वेरिजॉन एक मोबाइल कंपनी ने याहू को $4.1 बिलियन का बाई आउट पैकेज दिया और इस बार याहू ने बोला कि बस हो गया, अब मुझसे कंपनी नहीं चल रही है, मुझे अब खरीद लो। जो कंपनी एक बार $128 बिलियन की वैल्यू थी, आज वो $4.1 बिलियन में बिकी। यानी कि 98% से भी ज़्यादा वैल्यू याहू ने अपनी कुछ सालों के अंदर इरोड कर ली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस, बैड डिसीजनिंग एंड फेल्ड एक्विजिशन ऑफ बिगर कंपनीज। याहू के पूरे फेलियर से एक बात तो मैंने सीख ली है कि ज़िंदगी में फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां गूगल सिर्फ सर्च इंजन बना रहा था, ईबे सिर्फ एक ऑक्शन वेबसाइट बना रहा था, नेटफ्लिक्स सिर्फ मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज पे काम कर रहा था और फेसबुक सिर्फ सोशल मीडिया बना रहा था, और वहीं याहू 400 कंपनीज एक साथ बनाने की होड़ में लगा हुआ था। अगर याहू 1 या 2 या 3 कंपनीज में भी फोकस करता तो आज याहू भी फेसबुक, गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों में गिना जाता, क्योंकि याहू के पास हेड स्टार्ट था। याहू दुनिया की सबसे फेमस और सबसे विजिटेड वेबसाइट थी और वो ट्रू सेंस में इंटरनेट का किंग और इंटरनेट का एम्परर था। मुझे लगता है कि याहू बहुत ज्यादा सेल्फिश था और अकेले ही पूरे इंटरनेट को डोमिनेट करना चाहता था। वो चाहता था कि याहू इकोसिस्टम से कोई भी यूजर बाहर ही ना जा पाए। याहू मेल से स्टार्ट होकर याहू शॉपिंग से ऑक्शन से मूवीज से वीडियोस, ये सब कुछ, सारी वेबसाइट, सारा इंटरनेट की सर्विसेज याहू अकेले ओन करना चाहता था। और ये याहू का सेल्फिशनेस और ओवर एम्बिशियस नेचर ही याहू के पतन का सबसे बड़ा रीजन बन गया। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको याहू के फेलियर की पूरी स्टोरी आज फाइनली पता चल गई। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स के साथ जरूर शेयर करना और उन्हें भी बताना कि कैसे याहू आज गूगल से भी बड़ी कंपनी हो सकती थी, लेकिन उनके कुछ गलत डिसीजन के कारण आज याहू सर्वाइव ही नहीं कर सकी।